मैं तुम जैसे फक्कर से शादी तो दूर की बात है, दोस्ती भी नहीं कर सकती। कहाँ तुम एक माली के बेटे और कहाँ मैं राजकुमारी की तरह पली बड़ी। हमारा मेल तो कभी हो ही नहीं सकता। थोड़ी प्यार से क्या बात कर ली, तुम तो गले ही पड़ गए। आज के बाद मिलने की कोशिश भी नहीं करना। मधु के एक एक शब्द विवेक को कांटे की तरह चुभ रहे थे। मधु का यह रूप विवेक ने पहले कभी नहीं देखा था। मधु के चले जाने के बाद घंटों उसी बेंच पर बैठा रहा था। दिल मानने को कतई राजी नहीं हो रहा था कि मधु उसके साथ ऐसा भी कर सकती है, जबकि प्यार का हाथ पहले मधु ने बढ़ाया था। शायद आज प्यार के बीच पैसे की दीवार खिंच गई थी। मधु के कई शब्दों ने एक चिंगारी का काम किया। विवेक निरंतर आगे बढ़ता गया। अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पर आज एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। विवेक और मधु जिस कॉलेज में पढ़ते थे, विवेक के पिता वहीं माली का काम किया करते थे। विवेक पढ़ाई में होशियार तो था ही, देखने में भी सजीला नौजवान था। मधु ने जब पहली बार उसे देखा था तभी दिल हार बैठी थी। कभी नोट्स के बहाने तो कभी कॉफ़ी के बहाने विवेक का दिल जीतने की कोशिश किया करती। विवेक भी धीरे धीरे करीब आता जा रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी सीमा जानता था, क्योंकि मधु के पिता का कपड़ों का बड़ा कारखाना था जो शहर के नामी व्यापारियों में गिने जाते थे। एक दिन अचानक से पूरे कॉलेज के सामने ही मधु ने विवेक से आई लव यू कह दिया। विवेक ने मुस्कुराते हुए हामी तो भर दी। वह सबके सामने मधु को इनकार नहीं कर सकता था। बाद में जब उसने मधु से नाराजगी जताई, मधु ने हंसते हुए कहा था, प्यार कोई ऊंच नीच नहीं देखता, प्यार तो बस प्यार होता है विवेक जी, चाय लीजिए ना। रेवा के पिता की आवाज़ सुन विवेक अतीत से वर्तमान में आ गया। चाय की प्याली हाथ से छूते ही विवेक चौंक गया और चाय छलककर विवेक के कपड़ों के ऊपर जा गिरी। यह क्या, रेवा की भाभी के रूप में मधु खड़ी थी। विवेक मधु के प्यार और फिर इनकार को कभी भूल ही नहीं पाया था, जिस कारण उसने अपनी गृहस्थी भी नहीं बसाई थी। इसीलिए आज पिता के अनुरोध पर विवाह के लिए रेवा को देखने आया था। उसे नहीं मालूम था कि रेवा मधु की ननंद है। ओफो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा मधु, ठीक से काम नहीं कर सकती? आप खड़ी रहोगी या विवेक जी को वॉशरूम लेके जाओगी? मधु के पति ने दांत पीसते हुए कहा। तब विवेक ने देखा मधु का चेहरा पहले की भांति बिल्कुल भी नहीं था, ना ही वो आवाज में दम था। सहमी हुई सी मधु विवेक को वॉशरूम ले गई। विवेक ने मुंह से तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवालों का सैलाब उमड़ते हुए देख मधु बोली, विवेक मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। बिना किसी भूमिका के मैं तुम्हें बस यही कहना चाहूंगी कि इस रिश्ते के लिए ना कह दो। मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते की वजह से तुम्हें मेरा सामना करना पड़े। और हाँ, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो विवेक, अब हमारे रास्ते अलग हैं। मधु की दो टूक बातें सुन विवेक ने कोई सवाल नहीं उठाया और चुपचाप वहां से चला गया। घर पहुंच विवेक बिस्तर पर निढाल होकर लेट गया। उसकी आंखों के सामने मधु का चेहरा रह रह के घूम रहा था। उसे वह दिन याद आ गया जब वह कामयाब होने के बाद मधु से मिलने गया था, ताकि वह उसे दिखा सके कि अब वो कोई फक्कड़ नहीं है। लेकिन मधु के घर पहुंचते ही विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां ताला लगा था। पता करने पर मधु की सहेली से मालूम हुआ कि मधु के पिता ने मधु को कसम देकर उसकी शादी उस आदमी के बेटे से करवा दी, जिससे उन्होंने कोई कर्ज लिया था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही दिल का दौरा पड़ने से मधु के पिता की मौत हो गई। व्यापार घाटे में चल रहा था, इसलिए मधु के ससुराल वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगा, जिसका गुस्सा आज भी वे मधु के ऊपर निकालते हैं। यह सब जानने के बाद विवेक के दिल में मधु के लिए जो नफरत थी उसने दम तोड़ दिया। मधु ने अपने पिता की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दे दी थी। मधु ने एक बेटी होने का फर्ज निभाया, लेकिन एक पिता ने अपनी बेटी का सौदा किया ताकि झूठी शान और शौकत बनी रहे। विवेक रेवा को देखने के बाद बिना हाँ या ना कहे ही वहां से चला आता है। बिस्तर पर लेटे देख पिता काशी विवेक के सिरहाने आकर बैठ जाते हैं। विवेक बेटा, लड़की वालों का फोन आया था, तुमने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा अब तक। तुम ही बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूं। थोड़ी देर सोचने के बाद विवेक ने कहा, बाबा मैं शादी के लिए तैयार हूँ, आप हाँ कह दीजिए। बेटे की हाँ सुन काशी जी खुशी से उछल पड़े और तुरंत ही रेवा के पिता को खबर कर तारीख पक्की करने को कहा।
इधर मधु को जैसे ही इस बात का पता चला वह सन्न रह गई। मधु रेवा के लिए खुश थी क्योंकि रेवा एक अच्छी लड़की थी, पिता भाई की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। पर विवेक को लेकर उसके मन में डर था कि जिस तरह रेवा के पिता और भाई दोनों ने मिलकर उसके पिता को खोखला कर दिया था, कहीं विवेक के साथ भी कुछ ऐसा ही ना करें। दोनों ओर शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। इसी बीच विवेक ने रेवा के पिता और भाई को घर बुलवाया। अंकल जी, भाई साहब, आप दोनों को मैंने यहाँ एक खास बात करने के लिए बुलवाया है। विवेक की बात सुन दोनों चौंकते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। यह देख विवेक, अरे घबराइए नहीं, मैंने आपको किसी दहेज की मांग के लिए नहीं बुलवाया। मेरे बुलाने का कारण है कपड़ों का कारखाना जो आप दोनों के पास है। मेरी कंपनी उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन वह तो बंद पड़ी है, रेवा के पिता ने कहा। उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप बस हाँ कहिए फिर देखिए, विवेक ने दृढ़ता से कहा। दोनों ने फायदे का सौदा जान हामी भर दी। विवेक ने कागजी कार्रवाई पूरी तरह से करने के बाद धोखे से दोनों के हस्ताक्षर एक कोरे कागज पर ले लिए। आज रेवा की शादी है, पूरा घर रंग बिरंगी रोशनी से नहा रहा है। रेवा के चेहरे पर खुशी और डर दोनों ही भाव आ रहे हैं और यह देखकर मधु पूछ बैठी, रेवा सब ठीक है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है और आगे भी रहेगा, मधु के हाथों को अपने हाथों में लेकर रेवा ने कहा। रात के 12 बज चुके थे। विवेक का फोन बंद पड़ा था। रेवा के पिता बार बार विवेक को फोन कर रहे थे। बारात का इंतजार करते करते लोग थक कर घर जा रहे थे कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी दरवाजे पर रुकी। यह देख रेवा दौड़कर बाहर आई और उस कार में बैठकर चली गई। रेवा के पिता और भाई मूक दर्शक बन देखते के देखते ही रह गए। कुछ समझते इससे पहले ही कार तेजी से निकल गई। अगले दिन तड़के सुबह विवेक ने दरवाजे पर दस्तक दी। विवेक को देखते ही दोनों पिता और भाई आग बबूला हो गए। तभी फोन की घंटी बजी। रेवा के भाई ने फोन उठाया। फोन पर वकील ने जो बताया वह सुनते ही रेवा के भाई ने विवेक का गला पकड़ लिया। कौन हो तुम? तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? क्या किया विवेक ने? रेवा के पिता ने बेटे से सवाल किया। पापा, इस कमीने ने हमारी कंपनी अपनी नाम करवा ली है। अभी अभी वकील ने फोन पर बताया। और तो रेवा को भी इसी ने अगवा किया है। रेवा का भाई चिल्लाकर कह रहा था, सौदा करने का बहुत शौक है ना तुम दोनों बाप बेटे को? आज मैं भी यहाँ सौदा करने आया हूँ। चुपचाप तलाक के पेपर पर साइन कर दो, तुम्हारी बहन घर आ जाएगी। विवेक ने रेवा के भाई के हाथ को झटकते हुए ऐसा कहा। यह सुन मधु चीख पड़ी, विवेक, मैं जानती नहीं थी कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले। बस इतनी सी बात है। मधु से तो मैं कब से छुटकारा पाना चाहता था। आज तुमने मेरे लिए काम आसान कर दिया, रेवा के भाई ने कहा। पति की तकलीफ दे बात सुन मधु की आंखों से 2 बूंद आंसू गालों से लुढ़कते हुए विवेक के हाथ पर गिरे। बस मधु, बहुत हो गया, बहुत रो लिया तुमने। जिस सौदे की आग में तुम आज तक जल रही हो उसे खत्म होने का समय आ गया है। रेवा के भाई ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए क्योंकि सिर्फ पैसों की खातिर उसने मधु से शादी की थी, जो एक बंद पड़ी कंपनी से वह हासिल नहीं कर सका था, जिस कारण वह मधु को एक पत्नी का दर्जा तो दूर की बात है, वह तो स्वयं मधु से छुटकारा पाना चाहता था। इसीलिए तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर करने में एक पल की भी देरी नहीं की। यहाँ तक कि उसने यह भी जानना नहीं चाहा कि सब में विवेक का क्या फायदा है। थोड़ी देर में रेवा वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन अकेले नहीं, विवेक के पिता और विजय के साथ। सभी आश्चर्य से रेवा की ओर देखते हैं। रेवा को देखते ही मधु दौड़कर गले लगा लेती है। रेवा, तुम ठीक हो ना? हाँ भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अचानक से मधु ने रेवा की मांग में सिंदूर देखा। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, रेवा ने कहा, हाँ भाभी, आप सही समझ रही हैं, मैंने विजय से शादी कर ली है। रेवा के भाई ने जैसे ही सुना गुस्से से रेवा के ऊपर हाथ उठाना चाहा, लेकिन बीच में ही विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब बस, रेवा मेरी पत्नी है, उसके ऊपर हाथ उठाया तो तुम्हारी खैर नहीं। विजय की आंखों में गुस्से के लावा को देख रेवा का भाई शांत हो एक कोने में सर झुकाए खड़ा हो गया। विजय और रेवा एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन विजय अमीर नहीं था, इसलिए रेवा के पिता और भाई इस रिश्ते के खिलाफ थे। तभी विवेक मधु को उसके पिता के कारखाने और तलाक के पेपर
मधु के हाथों में थमा देता है। मधु, यह रही तुम्हारी अमानत, अब तुम आज़ाद हो। इतना कहकर विवेक वहाँ से जाने लगता है। विवेक, रुक जाओ, जिसके लिए इतना कुछ किया उसे छोड़कर जा रहे हो? मधु कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी है। मधु रेवा की बात सुन दौड़कर विवेक को गले लगा लेती है। विवेक, यह सब क्या है? कारखाने के पेपर्स, रेवा की शादी विजय से? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मधु ने विवेक से पूछा। मधु, इसका श्रेय रेवा को जाता है। उस दिन जब मैं रेवा को देखने के बाद यहाँ से घर गया, तब रेवा ने मुझे फ़ोन किया। उसने ही बताया कि किस तरह से उसके भाई और पिता ने मिलकर तुम्हारे पिता के साथ धोखा किया था। धोखे से कारखाना अपने नाम करवा लिया, जिस सदमे के कारण तुम्हारे पिता की मौत हो गई। और फिर क्या था, हम सब ने मिलकर प्लान बनाया जिससे तुम्हें इस सौदे की बुनियाद पर खड़े किए गए रिश्ते से आज़ादी मिल सके और रेवा को उसका प्यार। भाभी, मैंने विवेक का नाम आपके मुंह से कई बार सुना था। जब विवेक की तस्वीर शादी के लिए आई थी, तभी विजय ने विवेक के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। तब मुझे मालूम हुआ कि यह वही विवेक है जिससे कभी आप बेहद प्यार करती थी। फिर उस दिन मैंने वॉशरूम में आपकी और विजय की बातें भी सुन ली थी, और उसके बाद जो भी कुछ हुआ सब आपके सामने है। मैं पहले इसलिए आपको कुछ नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं डरती थी कहीं आप इस सब के लिए राजी नहीं हुई तो। रेवा ने मधु से कहा। यह सब सुन मधु रेवा को गले लगा लेती है। रेवा, मेरी बहन, आज तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, इस एहसान को मैं कभी नहीं भूल सकती। भाभी, अपनों का एहसान कैसा, एक औरत होने के नाते यह सब मेरा फर्ज था। आपको आपके हिस्से की खुशी बहुत बहुत मुबारक हो, रेवा ने कहा। थोड़ी देर बाद सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अब तक चुप्पी साधे हुए रेवा के पिता मधु के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मधु बेटी, हम दोनों बाप बेटे ने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। जिस लड़की ने अपने पिता का मान सम्मान के लिए खुद की खुशियों की बलि दे दी, उसकी हाय तो लगनी ही थी। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसकी सज़ा मुझे आज मिल गई। मेरी खुद की बेटी ने मेरे खिलाफ जाकर शादी कर ली। भला इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है? मधु बेटी, जाओ, एक नई ज़िंदगी शुरुआत करो, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और फिर मधु ने माफ़ कर देती है और विवेक से शादी करके खुशी खुशी साथ में रहने लगती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। अगर कहानी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।